बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप एक अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ, एक चमकते हुए चेहरे के साथ, रोशन आंखों के साथ अपने दिन का आगाज़ करें। कितनी सारी बातें की ना मैंने, और यही अच्छी चीज़ है कि आप जब उठें, जब आप अपने काम से निकलें या आप पढ़ने जा रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, चाहे पढ़ने जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं या इवन आप अपने वर्क स्टेशन पर जाते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ और एक अच्छे जेस्चर के साथ जब आप अपने दिन का आगाज़ करते हैं। मुझे पता है अक्सर रात में बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लड़ाई भी हो जाती हैं, कुछ टेंशन्स भी होती हैं, लेकिन जितना बेहतर है कि आप अपने आप को काम रखें, रिलैक्स रखें, उतना बेहतर जो है वो आप परफॉर्म कर सकेंगे। क्योंकि जो होना है वो तो होना है, उसे ना मैं रोक सकती हूँ ना आप रोक सकते हैं। तो ठीक है, अगर लाइफ एक चैलेंज है तो इसको चैलेंज की तरह ही एक्सेप्ट करते हैं और बहादुरों की तरह, फौजियों की तरह जो है वो खड़े रहते हैं और देखते हैं कि ज़िंदगी के चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। हमेशा की तरह आज भी कोशिश करेंगे कि एक बेहतर मौजू आपके सामने रखा जा सके और उस पर बात की जा सके। मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी आज के टॉपिक के हवाले से, तो उसमें लिखा था कि हम तो अपने मुल्क की बात करते ना, बड़ी पोल्यूशन है, सड़कों पर ट्रैफिक बहुत है, धुआं बहुत है, कचरा जला देते हैं, फिर इसके अलावा ह्यूमिडिटी बहुत है, जिसकी वजह से एलर्जी बहुत हो रही है और एलर्जी बढ़ती जा रही है। लोगों को नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड, जहाँ पर आप कहते हैं कि वहाँ तो आप शूज़ 2-3 दिन भी साफ़ ना करें तो कोई पता ही नहीं चलता क्योंकि वहाँ डस्ट ही नहीं है, लेकिन वहाँ भी हर जो 5वां शख्स है वो नोज़ एलर्जी का शिकार है। वहाँ पर भी लोग जो हैं वो एलर्जीज़ का शिकार है। तो फिर सवाल उठता है कि वहाँ पर तो डस्ट नहीं है, पोल्यूशन नहीं है और पोलर एलर्जीज़ नहीं है जो हमारे कैपिटल में बहुत हैं, इस्लामाबाद में, फिर आया वहाँ पर पोल्यूशंस क्यों हैं या एलर्जीज़ क्यों हैं? क्योंकि अक्सर वजूहात डिफरेंट होती हैं, सिम्टम्स डिफरेंट होते हैं जिनकी वजह से तमाम चीज़ें हो रही होती हैं। और वहाँ पर के लोग तो ये भी कहते हैं कि जो लोग नोज़ एलर्जीज़ का शिकार होते हैं उनको चेस्ट कंजेशन होती है, उनको सर में दर्द बहुत रहता है, आंखों में आंसू रहते हैं, वो बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते, इसलिए वो ईयरली अपने डॉलर्स कमा नहीं पाते जो उनको कमाने चाहिए। उनकी एवरेज इनकम कम हो जाती है सिर्फ इस नोज़ एलर्जी की वजह से, क्योंकि ये आपको इतना लिथार्जिक कर देती है, आपके जिस्म में इतना दर्द रहता है, आपको टूटन महसूस होती है जिस्म में कि आप काम नहीं कर पाते। और ऐसी ही कंडीशन कुछ हमारे मुल्क में भी है लोगों के साथ। कुछ लोग ऐसे हैं जो 12 महीने जिनको फ्लू, नज़ला, ज़ुकाम रहता है, जिस्म में दर्द रहता है, बेचारे कहीं बाहर से आते हैं तो एलर्जी की वजह से परेशान होते हैं। कुछ लोगों को मौसम की वजह से होता है। तो आज ये जो नोज़ एलर्जीज़ हैं इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम है, इस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे और हल निकालने की कोशिश करेंगे कि हम जो है वो बेहतर परफॉर्म कर सकें और हमारी सिर्फ इस एक बीमारी की वजह से जो एवरेज इनकम कम हो जाती है उसको हम जो है वो बैलेंस कर सकें। और जब नाक की बात होती है, गले की बात होती है, कान की बात होती है, तो एक ही शख्सियत जो है उनका नाम हमारे जहनों में चमकता है और वो हैं डॉक्टर फसीउल्लाह मीर, जो आज भी हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब, ये डॉलर इनकम कम हो रही है, आप मुझे बताएं एलर्जी की वजह से, मतलब ये मतलब बड़ी डिफरेंट ये उनकी वो लॉजिक लगी कि आप देखें उन्होंने एक छोटी सी चीज़ को कि नोज़ एलर्जी है उसको उन्होंने कहाँ से जोड़ा कि अगर आपको सिर्फ नोज़ एलर्जी भी है तो आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे, और जब आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे तो आपका जो ईयरली इनकम है वो नीचे चला जाएगा, ग्राफ नीचे चला जाएगा। हम ऐसे क्यों नहीं सोचते? सोच का फ़र्क है ना। यस, हम लोग साबिर हैं। हम क्या हैं? साबिर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ एक बात आपने बात मुझे जो है ना बिल्कुल लाजवाब कर दिया आपने इस बात से कह के। लेकिन मुझे एक बात बताएं ना, अगर कोई ये कह रहा है कि आप अपनी बीमारी को दूर करें, इस एक छोटी सी बीमारी की वजह से आप ये नुकसान उठा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से उसकी उस बात को समझना या ये कहना कि नहीं ये तो दूसरा है, ये मुझे क्यों बता रहा है, मैं इसकी बात को नहीं समझूंगा, तो थोड़ी नामुनासिब सी बात नहीं होगी? अच्छी चीज़ अगर बता रहे हैं तो सुन लेते हैं। चलिए, जो आपने बातें की इंट्रोडक्शन में वाकई बहुत अहम की हैं। हाँ। और एलर्जी के नाक की जो होती है ऐसे जैसे गाड़ी के साइलेंसर को आप बंद कर दें। यस, अब उसका आप सब्र नहीं कर सकते, यहाँ आपका सब्र का पैमाना टूट जाता है। फिर आपने ये कहा कि बाहर भी एलर्जी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर इतना पोल्यूशन है,
तो हमारी एलर्जी तकरीबन उनसे मिलती हुई है, थोड़ी सी ज़्यादा होगी पोल्यूशन की वजह से, क्योंकि पोल्यूशन जो कंट्रीब्यूट करता है एलर्जी में, कुछ उसमें जो पोल्यूटेड बैक्टीरिया या कुछ प्रोटीन वगैरह हैं वो थोड़ा सा एडअप होते हैं। लेकिन एलर्जी का जो रिस्पॉन्स है, अल्लाह मियाँ ने एक ही सिस्टम रखा है। अगर हम समझ लें एलर्जी क्या होती है, एलर्जी इज़ एन अल्टर्ड रिएक्शन ऑफ द बॉडी टुवर्ड अ फॉरेन सब्सटेंस। एक गैर आदि फेल है जिस्म का, हाँ। जो खारिजी चीज़ के खिलाफ जिस्म उस पर एक्शन ले रहा है, तो ये गैर आदि है, आम से अलग हटके। ठीक है। तो क्या हो रहा है कि मिसाल दूं, हाँ। कि आप अंडे खाते हैं, मैं भी खाता हूँ और भी लोग खाते हैं, और एक साहब और भी जो खाते थे 30-40 साल के बाद एक दिन अंडा खाया तो उनको दर्द जिस्म में एलर्जी और खुजली होने लगी और सूजने लगी। उन्होंने कहा भाई ये क्या मजाक है, हाँ। मैं तो सारी उम्र अंडे खाता हूँ, आज मैंने खाया तो ये जिस्म ने ये ऐसे रिएक्शन हुआ मुझे। वो परेशान हुए। लेकिन बात यह है कि जिस्म ने उसी प्रोटीन को अंडे की अब रिकग्नाइज क्या किया, गैर आदि है। हाँ। इसी तरह एंटी एलर्जी जो है एक्शन अगेंस्ट एन ऑर्गन हो सकता है। एक डिजीज़ होती है थायराइड में जिससे कहते हैं हशीमोटोस डिजीज़, उसमें जिस्म जो है थायराइड के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है, तो कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज़ निकल आई। तो ये इम्यून सिस्टम से ताल्लुक है एलर्जी का। अगर आपका इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए किसी वजह से या बिला वजह, तो फिर ये होती है। लेकिन नाक की एलर्जी जैसे आपने कहा, इट इज नॉट। अगर मैं इसको इस तरह भी समझूं कि अक्सर ऐसा होता है कि एक ही खाना है जो घर के सब लोग खा रहे होते हैं, लेकिन एक शख्स को फूड पॉइजनिंग हो जाती है उसकी वजह से, या एलर्जी हो जाती है, तो ये रिएक्ट करते बॉडी एकदम से क्या होता है, ये मेडिकेशंस की वजह से होता है। बॉडी फूड पॉइजनिंग और एलर्जी को दो को आप कंफ्यूज ना करें, ठीक है? ऐसा कोई चीज इट्स नॉट लाइक फूड पॉइजनिंग, इट्स नॉट अ पॉइजन, it's a reaction of the body of a particular person towards a substance which is protein। एक जिस्म से एक खास बंदे का रिएक्शन, जो जिस्म गैर आदि तौर पे रिएक्ट कर रहा है उसी चीज़ को जो और लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन वो सांस ले रहा है तो उसको छोड़ हो रही नाक। ठीक है। तो ये गैर आदि फेल है जिस्म का। तो जिस्म में उस फॉरेन बॉडी, नाक में हम सांस लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नाक में जा रही हैं, डस्ट भी है, पोल्यूटेड वो भी है आप जैसे कहते हैं, या फिर पोलेंस है। पोलेंस का वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी। और पोलेंस का तो आलम यह है कि पोलेंस जो है हवा में होते हैं तो कई मील तक समंदर में भी आपको इफेक्ट करते हैं, इतना दूर तक जाती हैं हवा में। तो दीज आर द एलर्जिक फैक्टर्स। और फिर आपने ये भी सही कहा इंट्रोडक्शन में, आप बहुत सारा हमारा मेडिकल पूरा समराइज कर गई माशाल्लाह। इट वाज अ वेरी गुड इंट्रोडक्शन कि नाक बंद होने के साथ एलर्जी नीचे तक जाने लगती है, फैलती जाती है ना, नाक से वो साइनस में गई, साइनस से वो फेफड़ों में गई और दमा सा होने लगा। एलर्जिक ब्रोंकाइटिस को हम दमा कहते हैं। तो ये जो एलर्जी है गैर आदि फेल जिस्म का, ये ख़ास मौसम में ज़्यादा उजागर होता है क्योंकि उसमें कोई बैक्टीरिया निकलते हैं। अच्छा, फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलर्जी हो, जैसे आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि नाक की एलर्जी मुख्तलिफ किस्म की होती है। वो एलर्जी जो नाक में फंगस की वजह से वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और बहुत ज़्यादा तंग करती है। उसमें एलर्जी कांस्टेंट रहने लगती है, और क्योंकि जिस्म में जो हवा जा रही है आप सांस लेने के अमल को रोक नहीं सकते, तो सांस तो लेते ही रहना है। डॉक्टर भी जो आपने कहा फंगस वाली एलर्जी होती है, ये इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? ये कैसे हो जाती है? ये हवा की वजह से होती है, मौसम की तब्दीली से होती है, खुराक से होती है, कैसे होती है? ये सांस लेने से होती है। सांस लेने से होती है। तो इसका मतलब है कि पेशेंट तो सांस ले रहा है, हाँ। राइट, लेकिन मुश्किल में है। मुश्किल में। तो उसमें फिर हम मुआयना करते हैं। मुआयने में फिर नाक में पॉलिप से नज़र आते हैं बने हुए। ठीक है। वेरी अर्ली फंगल पॉलीपोसिस, फंगल एलर्जी वेरी अर्ली बेस जो शुरू होती है, उसको तशख़ीस करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे भी मुश्किल पड़ जाएगी, सबको मुश्किल हो जाएगी अगर किसी को शुरू इब्तिदा में। लेकिन जब आगे बढ़ता है तो उसमें कुछ अलामतें पैदा होने लगती हैं। अच्छा। वो एलर्जी रुकती नहीं दवाओं से भी, और फिर नाक में अंदर वर्म होने लगता है और सूजन होने लगती है। फिर हम मुआयना करते हैं कैमरे से, फिर सीटी स्कैन कराते हैं तो उसमें फंगस नज़र आता है। तो अब ये जो एलर्जी फंगस की है, ये बढ़ जाने के बाद डायग्नोस होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना ज़रूरी नहीं है। जिसको एलर्जी हो और वो अगर डॉक्टर को सही टाइम पे रुजू कर ले तो अर्ली पकड़ी जा सकती है और उसका मुकम्मल हल निकाला जा सकता है। लेकिन उससे मुकम्मल बचाव मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप सांस लेना तो रोक नहीं सकते।
ओके। तो ऐसे लोगों को जिनको फंगल इन्फेक्शन होता है या ऐसे लोगों को जिनकी वजह से पॉलिप बन गया, अब एलर्जी में पॉलिप बन जाता है। पॉलिप क्या होता है? नाक की लाइनिंग में वर्म आ जाता है, पानी जमा हो जाता है म्यूकोजा में। म्यूकोजा में जो पानी जमा हो गया है वो दोबारा जज्ब हो जाता है, आपकी नाक खुल जाती है। अगर ये अमल जज्ब होने का ख़त्म हो जाए तो पानी वहीं जमा रह जाएगा, और जमा बहुत अरसे तक रहेगा तो उसमें सख्ती आ जाएगी, वो कहलाती है पॉलिप। एलर्जिक पॉलिप और फंगस पॉलिप में थोड़ा फ़र्क है। अच्छा। फंगस पॉलिप में पॉलिप पूरा उसके ऊपर फंगस बॉल के ऊपर बनता जाता है, तो इसलिए उसका जो है कंट्रोल में नहीं आता वो। तो दोनों भी पॉलिप, अगर पॉलिप सॉलिड हो जाए तो फिर ऑपरेशन ही करना पड़ता है। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि फंगल पॉलिपोसिस को ट्रीटमेंट के बाद भी बहुत अरसे तक एंटी फंगल मेडिसिन लेनी पड़ती है, और क्योंकि सांस लेने का अमल एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो सुबह से रात तक आपने हर मिनट में 14-15 दफ़ा तो आप सांस लेंगे, तो उससे बचाव के लिए आप नेज़ल डूशेस देते हैं कि नाक में पानी मारते रहे। इसीलिए खुदावंद ताला ने 5 वक्त जो है वुज़ू नमाज से पहले कहा कि नाक में पानी मारें। तो these nasal douches which you use in wudu, they are taking out all the fungus and the bacteria from the nose, तो ये आपको क्लीन कर रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ ये भी बताएं, आपने जो अभी बताया कि अगर हम नाक की सफाई की बात करें, जिस तरह आपने वुज़ू बताया कि ये कितना बेस्ट प्रोसीजर है, दिन में 5 मरतबा जब आप वुज़ू करते हैं तो वैसे ही कोई इन्फेक्शन, कोई जर्म्स आपके नोस्ट्रल्स में नहीं रह पाते। लेकिन कहते हैं कि स्लाइन वाटर जो है, जो नमक वाला पानी है, और उस कुछ जगहों पर ऐसा भी मिलता है कि आप उसमें बेकिंग सोडा मिला दें और उसके बाद आप उससे जो है उसको नाक में डालें तो आपका नाक साफ़ होता है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस हवाले से, डॉक्टर साहब से जानेंगे, बट आफ्टर दिस ब्रेक मेरे साथ रहिए सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर फसीउल्लाह मीर हमारे साथ मौजूद हैं, आप कॉल कर सकते हैं, नंबर है 0213222070। नोज़ एलर्जीज़, मुख्तलिफ इक़साम जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, जो एलर्जीज़ होती हैं इक़साम, जिसमें आपको फ्लू हो जाता है या आपको चेस्ट कंजेशन बहुत रहता है, फ्लू की वजह से आप बेस्ट परफॉर्म नहीं कर पाते। इस हवाले से हमारे डॉक्टर साहब से बात करें। कुछ लोगों को कंप्लेन होती है कि नाक की हड्डी बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से नाक जो है उसकी शेप ख़राब होने लग जाती है। कुछ भी इस तरह का मसला है तो आप ज़रूर कॉल करके डॉक्टर साहब से डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक तो वुज़ू की बात की, दूसरी बात हम ये कह रहे थे कि सलाइन वाटर, मतलब नमक मिला लें उसमें और बेकिंग सोडा तो क्या ये बेस्ट है इस्तेमाल करने के लिए? एक्चुअली जो आपने जो कहा ना कि कुछ लोग पाउडर इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं वो नमक और साथ में बेकिंग पाउडर उसमें डाल लेते हैं, दैट्स द रियल थिंग, बट यू हैव स्पोकन इज आवर वर्ड्स, जो आप हम जो बताते हैं। तो उससे मुझे हंसी आई कि आप तो पूरे आज रिसर्च करके आई हैं, और लोगों को ये आम फहम बात है और समझ में आनी चाहिए कि नाक में अगर आप जो पार्टिकल जाके एलर्जी कर रहे हैं उसको आप धोते रहें तो वो आपको कम रिएक्ट करेंगे, ठीक है जी। गरम आप हाथ में पकड़ लें तो जल जाएगा, गरम को आप छोड़ दें उसको ठंडा करते रहें तो आपको यू कैन होल्ड दैट थिंग इन द हैंड। तो इसी तरह नाक के अंदर जो पार्टिकल जमा हो रहे हैं उसको धोते रहें, और उसमें जो स्टिकीनेस होती है, जो चिकटाहट होती है, जो लेस होती है, उसको ख़त्म करने के लिए आप उसमें एक 1.5 लीटर पानी में 1 लीटर पानी में आप 1 चम्मच नमक खाने का और खारा सोडा, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, जब बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर मिला लें, उसको हिला के, और उससे जो है हल करके उससे जब नेज़ल डूशेस करेंगे तो वो आपके लेस कम करके उसको पार्टिकल्स को बाहर ले आएगी। दैट इज द मेन थीम अबाउट इट। ओके, राइट। अच्छा, यही चीज़ आप बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम रहता है, तो आप इजीली आप खुद करवाएं बच्चों को ये प्रैक्टिस डॉक्टर साहब, और आप उनको भी करवा सकते हैं, और इंशाल्लाह इससे बहुत जो है वो फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, अभी ये जो गर्मी है, हम कल भी बात कर रहे थे कि ये जो अब आज भी काफ़ी गर्मी, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, पिछले कुछ दिनों से ये गर्मी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। बुखार तो होता है गर्मी का, लेकिन गर्मी का जो है ना फ्लू, वो भी बड़ा परेशान कर रहा होता है आपको। देखिए, चेंज ऑफ वेदर के साथ सही फरमाया आपने कि देयर आर सर्टेन वायरसेस, जैसे मौसम के हिसाब से आपके फल होते हैं, इसी तरह ये वायरस भी मौसम के हिसाब से होते हैं। कुछ सर्दियों के अलग हैं, गर्मियों के अलग है, और जो भी वायरस होगा वो आपके नाक में हिट करेगा, अगर इन्फेक्ट करेगा
तो आपको एलर्जी होगी। ठीक है। तो आजकल भी लोगों को ये हो रहा होगा। दूसरा भी तो कराची की हवा तो बड़ी मरतूब है, लेकिन ऊपर आप चले जाएं ज़रा नॉर्थ की तरफ तो वहाँ बहुत ड्राइनेस है। तो ड्राई वेदर से जो है नाक में क्रस्टिंग होती है, तो उससे नाक से ब्लीडिंग भी हो सकती है। ओके। तो नक्सीर भी इन दिनों में शो करने लगती है। एक तो गर्मी की वजह से कंजेशन से ब्लड वेसल्स ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं, कंजेस्टेड हो जाते हैं, और उसकी वजह से ड्राइनेस की वजह से क्रस्ट जो निकलता है तो थोड़े से कैपिलरीज अगर यूज़ ऑफ हो जाए, और ख़ुसूसन कोई ऐसे जो ब्लड थिनर्स पर हैं जो खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे हैं, उनको एपिस्टैक्सिस या नक्सीर मतलब ये शो एस्पिरिन कर टाइप सकती जो है। मेडिसिन होती हैं इससे भी जी, हो जी। जाता है ब्लड थिनर? जी जी, Right, जैसे right. एस्पिरिन टाइप जो है जी ओके। तो एक तो ये रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल आप मुझे इसकी वो कीजिएगा कि क्या ये मुनासिब चीज़ें कहते हैं जब आपका ब्लड बहुत थिन होने लग जाए? एक तो लेसन का कहते हैं, वो उस पर डॉक्टर साहब कहेंगे कि किचन की तरफ क्यों चली गई। विटामिन के का कहते हैं इस्तेमाल जो है वो, अगर आपका ब्लड बहुत ज़्यादा थिन हो गया या अगर आपको नक्सीर आपकी हो जाती है तो आपको इज इट राइट? देखिए विटामिन के, अब मैंने कहा ना आपने खासी रिसर्च की है आज। हाँ। और बिल्कुल सही फरमा रही हैं आप। विटामिन के एक हिस्सा है खून पतला रखने का अमल भी जिस्म में हो रहा है। ठीक है। ठीक है, जिस्म को खून को पतला भी रहना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो कि दिल की शरियानों में जम जाए और हार्ट अटैक हो जाए। तो पतला रहने के लिए खुदा ने कुछ सिस्टम रखा है कि उस वो फैक्टर्स हैं जो खून को पतला रखते हैं। ठीक है। और फिर अगर ज़्यादा पतला हो जाए तो कुछ फैक्टर्स हैं जिस्म की ब्लीडिंग को रोकने के लिए, कि स्क्रैच लग गया तो ये नहीं कि खून निकलते ही रहे, तो वहाँ पर विटामिन के का भी एक रोल है। इट्स अ फैक्टर ऑफ ऑल 13 फैक्टर्स हैं जिस्म में ऐसे एंजाइम्स वगैरह जो इस अमल को लेते हैं खून के रोकने में, गाढ़ा करने में, यानी रोकने में, ब्लीडिंग को रोकने में। ज़्यादा इतना गाढ़ा नहीं करते हैं कि वो हो, तो विटामिन के का रोल है। राइट, लेकिन वो आपने एक ख़ास प्रोपोर्शन में इस्तेमाल करना है, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते रहें। और वो आपका डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है कि आपको आया कितने दिन तक इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब, अभी आपने जिक्र किया कि जब आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ बढ़ें तो वहाँ भी ड्राइनेस बहुत है, जिसकी वजह से अक्सर लोगों को नाक से खून आने लग जाता है, या कहते हैं नक्सीर फुट जाती है। गर्मी में भी ये बहुत होता है, तो इसमें फ़र्स्ट एड क्या हो सकती है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? नाक के नर्म हिस्से को, सामने के हिस्से को, जहाँ मैंने अंगूठा और उंगली रखे, पिंच कर रखे, दबा के रखें, मुंह खुला रखें, और बर्फ़ ये कट्टे को, और यहाँ से बर्फ़ यहाँ लगाएं या यहाँ लगाएं, तो ये रिफ्लेक्स वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। और फिर भी ना रुके तो आप जो है फिर ब्लड प्रेशर वगैरह चेक कर लें, अगर वो तो उसको कंट्रोल करें, या फिर ड्रेसिंग करनी पड़ती है। अच्छा, क्योंकि मैंने ऐसा भी देखा है जब आप नाक को प्रेस करते हैं तो अक्सर लोगों के मुंह से खून आने लग जाता है। हाँ, और मैं विटनेस हूँ उस चीज़ की कि ऐसा होता है लोगों के साथ, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और आप सोचिए कितनी अजीब सी कंडीशन होगी कि नाक से भी खून आ रहा है, मुँह से भी आ रहा है, तो आप उस टाइम आप क्या कह रहे हैं, फिर ड्रेसिंग की ज़रूरत पड़ती है? ड्रेसिंग की और ज़रूरत। ड्रेसिंग करते हैं, मेरे जो साथी हजरात ड्रेसिंग कर रहे हो, मास्क लगा लें, अपने आप को एप्रन पहन लें, क्योंकि नाक से मुंह में जा रहा है खून और पेशेंट को सांस ले रहा है मुंह से, तो सारे छींटे उड़ते हैं। तो हम लोग ऐसे एटमॉस्फेयर में काम करते हैं। वी शुड टेक केयर टू प्रिवेंट आवरसेल्फ। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ये चीज़ अगर बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि अक्सर लोगों को बहुत ज़्यादा भी होता है, 2-2 3-3 मरतबा हो रहा होता है गर्मी में, या कभी शादो नाज़िर किसी को लाइफ में एक बार हो जाए, तो क्या ये भी आगे जाकर प्रॉब्लम का बाइस बनती है कि आपके जिस्म, मुंह से, नाक से खून निकल रहा है? देखिए, अब इस पर डिपेंड करता है कि क्यों निकल रहा है। हाँ। हर शख्स, हर चीज़ वेरी करती है। कुछ सिस्टमिक इलनेसेस की वजह से नाक से खून निकलता है कि उनको कोई और वजह है, जिसमें में कोई बीमारी है जिसकी वजह से हो रहा है, या नाक में अगर रुकावट है या कोई पॉलिप है तो उसको दूर कर दें, या ब्लीडिंग जमाने में कोई मीज़ल्स है जो म्यूटेशन के साथ आ रहा है, उन बच्चों को जिनको मीज़ल्स के टीके लग चुके हैं, वैक्सीन लग चुकी है, उनको भी मीज़ल्स हो रहा है। तो देखिए, मेडिसिन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर एक दफ़ा खसरा हुई तो दोबारा ना हो। दोबारा भी हो सकती है, हो सकता है खसरा के वायरस ने अपना कुछ जो बेहतर चीज़ें उसको अपनाएं, बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स पर जाएं। अब मैं लेज़र इस्तेमाल करता हूं तो लेज़र पे बड़ा एतराज़ है लोगों को कि जी लेज़र करके, और इसमें लेज़र आप भी लें। अच्छा, लेकिन डॉक्टर लेज़र इज कॉस्टली मशीन। देखिए, आप अच्छी सर्विस देंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। अगर ये कॉस्ट इफेक्टिव है, अगर आप ये सोचते हैं कि एक एग्जेक्टिव मेरे पास आता है, मैं उसको सर्जरी करता हूँ, नेक्स्ट डे गो टू वर्क। मेरे पास एक बहुत अच्छे बड़े सर्जन है, मैं नाम नहीं लूँगा, ही वॉज वेरी स्केर्ड ऑफ द नेजल सर्जरी।
देन ऑफ ऑल कराची ही चूज मी फॉर सर्जरी। मैंने उनसे कहा जी आपके पॉलिप भी है लेकिन आपके नाक की हड्डी भी चढ़ी, उसको मैं सही करूँगा, पॉलिप भी करूँगा, मैं करूँगा तो नहीं मेरा सिर्फ इतना करता। मैंने कहा इतना नहीं करेंगे। मैं कहा यू आर योरसेल्फ ए मेडिकल हाईली क्वालिफाइड मेडिकल पर्सन, जब अपने ऊपर आती है जो मैं कह रहा हूँ आम आदमी डरता है तो डरता है, जो एजुकेटेड है, वेरी वेल अवेयर्ड है, इतने बेहतर काम कर रहे हैं, खुद सर्जन है, वो भी डरते हैं ना, वो भी डरते हैं। तो फिर उसके बाद फिर वो डरते हैं तो फिर वो मालूमात करते हैं। जब आप डरें तो आप लोग भी मालूमात करें। बिल्कुल, आप इंटरनेट पर जाइए, वेयर यू गेट द बेस्ट थिंग देन गो टू हिम। फिर सर्जिकल हैंड पता लगता है टेक्नीशियन से। लोग तो अब ये थिएटर के टेक्नीशियन से दोस्ती करके मालूम करते हैं। तो फिर मैंने कहा नहीं जी आपकी नाक की हड्डी का भी करूँगा, पॉलिप भी करूँगा, साइनस का, अरे इतना सारा कर देंगे। नहीं भाई मेरे को थोड़ा सा नाक खोल दें। वो 6 हफ्ते उन्होंने और लिए, फिर मेरे पास आए, फिर मैंने सर्जरी की। तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की मुझे नाक बनवाना से। मैंने कहा आपकी नाक में ड्रेसिंग डालूंगा ही नहीं, बट दैट्स नॉट द क्वेश्चन, बाधक डालना ही पड़ता है। लेकिन when you do it very carefully and you handle the tissue gently, if you use the instrument properly कि proper size के scratch कहीं नहीं आए, तो आप कम से कम तकलीफ देते हैं। और फिर अब लेजर साथ में है, माइक्रो डिब्राइजर है, तो अब बेस्ट जो है अब बेस्ट इक्विपमेंट के साथ में अब चीज़ें इतनी अच्छी हो गई हैं। लेकिन डॉक्टर साहब आप ये देखें ना, हमारे यहाँ जितने गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ अगर आप जाएं, देखिए टू गवर्नमेंट के हॉस्पिटल कुछ हों, to control your hands and be gentle with the dealings, that doesn't make you a government का हॉस्पिटल के डॉक्टर ख़राब है या मैं ख़राब हूँ, नहीं। हमें जेंटली यूज़ करना है, चाहे आप गवर्नमेंट के सेक्टर में कर रहे हो या प्राइवेट की। तो अगर अब जेंटल हैंडलिंग की बात ये है कि फिर फीडबैक है, लोग शर्माते हैं। विद ऑल रेस्पेक्ट टू माई एनेस्थेटिस्ट, मैं उनको व्हाट्सअप किया, पेशेंट को बेहोश भी आए मेरे पास, मैंने बड़ा केयरफुली सर्जरी की, ये दर्द हो रहा है। मैंने किया क्यों हो रहा है? शी वॉज वेरी कंफर्टेबल। दूसरी सर्जरी थी उनकी, ये बाहर से आई थी पेशेंट दोहा से। तो मैंने सर्जरी की, एवरीथिंग इज़ कंफर्टेबल। गले में दर्द देखा तो उनके गले में जख्म सा हो रहा था। मैंने कहा सॉरी, ये तो बेहोशी के बाद हो जाता है। खैर अब फीडबैक नहीं देते लोग। अब मेरे दोस्त हैं वो माइंड नहीं करते। मैंने उनका तस्वीर उतारी गले की, मैंने उनको व्हाट्सअप कर दिया, मैंने कहा बी केयरफुल यार, मेरे पेशेंट को ये हुआ। एंड ही डिड माइंड, ही सेड सॉरी विल बी केयरफुल। पता नहीं क्या, उनसे पहली दफ़ा हुआ या दूसरी दफ़ा हुआ, लेकिन मैं फीडबैक देता हूँ। अच्छा, मेरे फीडबैक देने से मेरे पेशेंट पे और ज्यादा ख्याल करते हैं, वो और ज्यादा ख्याल तो करते हैं। लेकिन हमारे पास लोग इंसल्ट समझते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो मैं आपसे बात करी थी ना, ये भी हमारे एक प्रॉब्लम है कि हर शख्स जो है वो महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने डेफिनेटली लोगों के लिए बने हैं, लोग वहाँ जाते हैं। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स जो शाम में अपना क्लिनिक कर रहे होते हैं वो मॉर्निंग में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बैठते हैं, वहाँ बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन वो वहाँ पर उन्हीं पेशेंट्स को जिनको उन्होंने रात को हज़ारों रुपए फीस लेकर देखना होता है, डॉक्टर साहब ऐसा होता है, वो बेस्ट ट्रीटमेंट वो नहीं दे पाते जो वो अपने पर्सनल क्लिनिक्स में देते हैं। और इज इट राइट? मुझे पता है शायद आप इस बात पर कमेंट ना करना चाहें, लेकिन मैंने ऐसे लोगों को देखा है, लोगों को परेशान हाल देखा है। आप अस्पतालों में जाके देखें, वही बड़े बड़े नाम जो क्लिनिक्स कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर आई डोंट नो ये क्या चीज़ है, इतना क्यों हमने चीज़ों को कमर्शियल कर लिया। ये एक तरफ की बात हुई। हम अगर इस चीज़ को और आगे बढ़ें, डॉक्टर साहब ये बताएं कि नाक का जो हम बात कर रहे थे कि गोश्त पड़ जाता है या हड्डी टेढ़ी हो जाती है, अटैक करके अलग हट रही, नहीं ऐसे नहीं होता है। थिंग्स हैव चेंज। हमारे कुछ पहले होता था कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से उधर आते थे पेशेंट, अभी कुछ डॉक्टर्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि वहाँ देखते हैं तो उनके क्लिनिक में तो मना कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो अपने क्लिनिक में बुलाते हैं। मेजॉरिटी अच्छी हो गई है, अब आप ये कह सकते हैं, तो वो चीज़ें कम हो गई हैं। तो लेट मी करेक्ट इट, क्योंकि ये आई रिस्पेक्ट यू, आप जो भी कहेंगे मैं उसको रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जो मैंने चीज़ विटनेस की है मैं उसको कहने का हक रखती हूँ। बात ये गवर्नमेंट सेक्टर में इतना ज़्यादा प्रेशर है उन पर कि इतने ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं, इतनी ज़्यादा सर्जरीज आ रही हैं, और फिर उसके बाद उनको वो सर्जरी वो करते हैं टर्शरी में, जो कैंसर वगैरह की, तो उसमें टाइम इतना खर्च हो जाता है कि दूसरी सर्जरीज के लिए टाइम नहीं बचता है। तो उस पर आप उनको दोष नहीं दे सकते। और पीपल आर डूइंग वेरी गुड वर्क आल्सो। कुछ जगहों पे काहिल हैं ज़रूर हमारे साथी, तो हर आदमी का होता है, कुछ हार्ड वर्किंग होते हैं, कुछ लेस हार्ड वर्किंग होते हैं,
तो मेजॉरिटी आर गुड रियली। ऑलराइट। अच्छा डॉक्टर साहब, ये क्योंकि हमारे पास शायद अब वक्त भी कम होगा प्रोग्राम का, ये बताइए कि जो एंटी एलर्जीज लोग इस्तेमाल करते हैं, सालों साल आप एंटी एलर्जीज इस्तेमाल करते हैं, क्या कोई बैड इफेक्ट नहीं है, करें कोई बैड इफेक्ट कोई बैड इफेक्ट नहीं है। थोड़े से एंटी एलर्जिक में चूजी हो जाएं, हाँ। कि ऐसी एंटी एलर्जिक लें जिसके साइड इफेक्ट्स कम हो, ठीक है। और फिर एक एंटी एलर्जी आप ले रहे हैं बहुत अरसे तक, तो उसको बंद करके दूसरी केमिकल स्ट्रक्चर की ले रहे हैं, तो उसमें खाली नाम ना बदलें, केमिकल स्ट्रक्चर बदलें। ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप एलर्जी को खासा कंट्रोल कर लेते हैं। देखिए एंटी एलर्जी लेना कोई अच्छी बात है, मैं तो उसको प्रमोट करता हूँ। सेल्फ मेडिकेशन भी कहता हूँ एंटी एलर्जी लेने में ज़्यादा थी। जैसे बड़े बूढ़े कहते थे जुशांदा पी लो, व्हाट इज़ एंटी एलर्जी? इट्स लाइक जुशांदा, यू नो। द एंटी एलर्जीज जो नाक की हैं उसके लिए जो उनका इफेक्ट ऐसे है जैसे जुशांदा को होता है। और दे आर वेरी गुड रियली, और उसको लेना चाहिए। अच्छा, तो ये आपने कहा कि आप आराम से इजीली यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा सेल्फ मेडिकेशन में भी इस चीज़ की इजाज़त है। इसमें क्लैरिटीन वगैरह अक्रॉस काउंटर मिल जाती है, बाहर भी बिल्कुल इजीली मिल जाती है। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर मैं इससे एक दर्जे और बेहतर बात करूँ, वो ये कि ऐसा क्यों ना करूं मैं कि मैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश करूं कि जब मेरी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी तो ये जो मौसमी असरात हैं, गर्मी में भी बुखार का होना, नज़ले का होना, सर्दी में भी होना, स्प्रिंग आया तो स्प्रिंग में भी बीमार होना, मेरा एक घर के 2 फर्द बीमार नहीं होते, एक शख्स बार बार बीमार होता है क्योंकि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम है। क्या मैं उसको बेहतर करने के लिए कुछ नहीं कर सकती? बिल्कुल, व्हाई नॉट। क्या कर सकते हैं? बहुत से लोग हैं जैसे कहते हैं एपल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। तो ये चीज़ें हैं, ग़िज़ा का ख्याल करें, फ्रूट्स लें, वाइटामिन लें, और अपने आप को प्रॉपर वैक्सीन बच्चों को दिलवाएं। तो अपने आप को मुदाफ़ियत रखें, थोड़ा प्रोटेक्शन करें। जैसे आपने चश्मा आशूब की बात करी थी कि जब इन्फेक्शन होता है, इस मौसम में होता है कि वायरल इन्फेक्शन आँखों में, तो अपने गंदे हाथ जो है या नोटों को गिनने के बाद आँख को हाथ ना लगाएं। ख्याल करें, आप ज़्यादा नोट गिनते हैं। गंदे नोट होते हैं ना, तो वो हर एक की जेब में जाते हैं। अच्छा, तो हर एक की जेब में जाते हैं, मैंने ये भी कह दिया ना, तो सिर्फ डॉक्टरों के पास नहीं आते। हाँ बिल्कुल, सबके हम काम करते हैं, पैसों के लिए काम करता है हर शख्स, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। डॉक्टर साहब, ये मैंने कोई पर्सनल अटैक नहीं किया था। नहीं, दैट्स ऑलराइट। लेकिन वी हैव टू मेंटेन आवरसेल्फ बाय मेंटेनिंग आवर मशीन्स। मैं कल मेहरान में हॉस्पिटल की गाड़ी में गया, एक बड़ी मेडिकल कंपनी में, मैंने उनसे अभी माइक्रो डिब्राइजर लिया था, वो थोड़ा प्रॉब्लम करा था उसके लिए। तो जब वो वापस रखने आए गाड़ी में तो हंसने लगे। मैंने कहा हंसो नहीं, गाड़ी घटिया होगी और मेरे इंस्ट्रूमेंट बढ़िया होंगे। दैट इज़ माई एम। माई थिंग इज व्हाट आई ट्रैवल, व्हाट आई वेयर इज़ नॉट माई कंसर्न। व्हाट आई यूज़ फॉर माई पेशेंट इज़ माई प्राइड। देयर आई से आई यूज़ लेज़र, आई यूज़ माइक्रो डिब्राइजर, आई हैव गॉट 2 माइक्रो डिब्राइजर्स, आई हैव गॉट 2 लेज़र्स। तो दैट इज़ माई प्राइड। मैं मेहरान में जा रहा हूँ तो मैं फसीउल्लाह मीर ही हूँ। अगर मैं टोयोटा विट्स में जा रहा हूँ या विट्स में जा रहा हूँ, किसी में जा रहा हूँ, सारी गाड़ियों की मार्केटिंग करना, किसी गाड़ी में बैठ जाऊँ, मैं फसीउल्लाह मीर ही रहूँगा। लेकिन फसीउल्लाह मीर जब थिएटर में पेशेंट पे कोई चीज़ यूज़ कर रहा होगा, दैट इज़ माई प्राइड टू यूज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर माई पेशेंट्स एंड आई गेट बेस्ट रिजल्ट। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये जो है ना, कुछ कॉन्सेप्ट्स लाइफ में इंसान के बड़े क्लियर होने चाहिए। ये चीज़ें उसको बहुत हेल्प करती हैं सक्सेसफुल बनने में कि मेरा टारगेट क्या है। जब आप हर चीज़ को संवारने में लग जाते हैं ना, ख्वाहिश होती है हर इंसान की कि हर चीज़ बेहतर हो। मुझे कोई आना नहीं है। बच्चों को गाड़ी चाहिए होती है, बेगम चाहिए तो मैं भेज देता हूँ। मैं मेहरान में चला जाता हूँ, मैं टैक्सी ले लेता हूँ। मैं एक दफ़ा दिया होती, मैं तो इनको गाड़ी चाहिए, बहू को गाड़ी चाहिए, बेटे को चाहिए, मैं सबको भिजवा दी। फिर उसके बाद मैं चला गया अपने अस्पताल टैक्सी में, पीली टैक्सी में बैठकर। मुझे मेरे बेगम ने पूछा आप कैसे, मैंने कहा पहुँच गया। मैंने नहीं बताया टैक्सी में गया, मैंने 1 हफ्ते बाद बताया। मैंने कहा मैं पीली टैक्सी में, कहले पीली टैक्सी के ब्रेक बड़े ख़राब होते हैं। आई डोंट बाय। तो यू हैव टू, इट्स नॉट द प्राइड, इट्स द प्राइड मेरी वहाँ आती है जब मेरे को इंस्ट्रूमेंट सही नहीं मिले, तो मेरा दुख होता है कि यार मैं क्या करूँ, या अल्लाह मुझे प्लीज़ दिला। लेज़र मेरे लिए एक मजाक था कि मैं कहता था लेज़र दो अपने टेक्नीशियन से, तो डायथर्मी पकड़ा था। मैंने कहा नहीं लेज़र चाहिए। और मेरी बेगम एनेस्थेटिस्ट है, उस ज़माने में थिएटर में भी आती नहीं, कहले क्या आपने लगाया लेज़र? मैंने कहा इंशाल्लाह आ जाए। और लेज़र एक दिन आ गया, बिकॉज द डे केम व्हेन द लेज़र पर्सन वॉक इन माई रूम एंड मैंने कहा मुझे तो मशीन चाहिए। कहना सर हमने पूरे पाकिस्तान में पूरा डेमो दिया, कोई नहीं। मैंने कहा मुझे चाहिए, मुझे क्यों नहीं बुलाया तुमने डेमो में? अच्छा, तो फिर मैं दुबई गया, जाके एक दिन फ्लाई करके गया, लेज़र देख के आया, फिर मैंने बुकिंग ली और मैंने लेज़र ली। लीजिंग वालों ने मेरी मदद की, और एक्स लीजिंग जिंदाबाद।
कुछ और बचा है मार्केटिंग करने के लिए? अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि जब लेज़र की बात करें, ये जो एलर्जीज़ हैं या ये जो जिनको हम अभी बात करें, जो बेचारे 12 महीने परेशान रहते हैं इसकी वजह से, वो क्या उनके लिए नेजल इस तरह की सर्जरी हो सकती है लेज़र की? बात ये कि इसको शिद्दत को हम कर सकते हैं। कम वी कर डोंट सकते ट्रीट एलर्जी विद लेज़र और विद एनीथिंग विद सर्जिकल, लेकिन उसके बुरे असरात को हम सर्जिकली बचा सकते हैं ज़्यादा गंदा होने से, पॉलिप्स को निकाल सकते हैं, एलर्जी को कम करने के लिए लेज़र करके उसकी शिद्दत को, उसकी सेंसिटिविटी को कम कर सकते हैं। तो वी कैन हेल्प ट्रीटिंग द एलर्जी विद सर्जरी। आज मैं इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि एलर्जी को मुकम्मल ख़त्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके साथ लाइफ को बेहतर ज़रूर किया जा सकता है। देखिए गर्मी को हम ख़त्म नहीं कर सकते, लाइफ को बेहतर करके एसी में होते हैं, फिर निकल के एसी गाड़ी में जाते हैं, लेकिन गर्मी अपनी जगह रहेगी तो आप उसका प्रोटेक्शन करें, उससे बचें, उसमें आप कंफर्टेबल रहें। तो हमारी सर्जरी करने का मकसद एलर्जी में टू कीप यू कंफर्टेबल, तो यू कैन वाइंड इट अप नाउ। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और यकीनन बहुत सारी चीज़ें बेहतर आप तक पहुंची होंगी। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इंशाल्लाह आपको फिर ज्वाइन करेंगे। सलाम पाकिस्तान में मेरे साथ रहिए।